Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you have revised previous topic electric potential. So today we are going to discuss electric potential at a point due to point charge. फिर वही बात कि अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो आपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करना होगा और फिर आप इसको समझ सकेंगे. और सॉरी, for my convenience and because of the short size of the board, I have written the whole topic on the board, so I will explain to you without writing because it is already written on the board. सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है. डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि suppose we have a point charge plus Q and that has electric field directed outward. हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, Q चार्ज है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है as shown in the figure, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई गई है. दूसरा, we place a test charge. यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं एट इन्फिनिटी, जिसको हम किसी टेस्ट चार्ज Q को इन्फिनिटी पे रखते हैं. यानी हमारा Q, कैपिटल Q ओरिजिनल चार्ज है और ये जो है ये टेस्ट है. We consider a plus Q charge placed at point. Suppose we have a test charge at point infinity or suppose we have it at point A. हमारे पास ये A पॉइंट पर मौजूद है और we have to find the potential of this charge at different point in the electric field, in the electric potential. इसी के अंदर electric field और electric potential, जैसे आपने electric field at a point due to point charge find किया था, ये electric potential भी उसी तरह से आपने find करना है. फिर आपने सपोज करना है कि सपोज द चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. आपने चार्ज को उस साइड से, यानी जो वो वाली साइड है, जैसे ये मेरी राइट साइड बन रही है, राइट साइड से उठा के आपने कहाँ लाना है, इसको पॉइंट ए से बी पर लाना है. ये बी है, क्लियरली यहाँ ए से बी की तरफ लेके आएंगे. और अब आप देख रहे हैं इन दिस केस वी विल मूव इट सो स्लोली and at a very small distance so that electric field should be remain conserved, should be constant between any 2 point. इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इतना स्लोली मूव कराना है कि आपका जो पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए उसको भी कांस्टेंट रहना चाहिए, उसकी वैल्यू को भी कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक हो गया जी. हमारे पास उसके बाद हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R. किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए ये फील्ड की वैल्यू होती है. तो इस फील्ड को हमने कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी है. इस फील्ड को हर हाल में यू हैव टू कीप इट कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना होगा. इसको कांस्टेंट रखने के बाद फिर एक और बात भी याद रखें कि आप जब चार्ज को इस तरफ ला रहे हैं, आप देखें जरा, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरफ है और आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो इस तरफ है. तो आप क्या करते हैं, इसमें आपने क्या करना है, F अप्लाइड जो है आपकी वो F इलेक्ट्रिक के इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होने की वजह से, अपोजिट होने की वजह से इसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा दी. अब सपोज you have moved it from one point to other at a distance del r. अगर आपने किसी भी चार्ज को del r फासले तक मूव किया है तो इस वक्त W जो होता है F डॉट dr होता है. F ये जो होगी माइनस QE लिखी जाएगी, तो इसकी वैल्यू QE डॉट डेल्टा R. और चूंकि अब आपको फिर देखें इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वो है, आपका जो वर्क हो रहा है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसके साथ cos 180 यूज करना है. cos 180 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस में चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा प्लस QE डेल्टा R. cos 180 इसको माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा.
Now to find the potential we divide the path between A and B into n parts. हम क्या करते हैं, इस A और B के बीच में जो पूरा रास्ता है इसको हम n पैचेस में डिवाइड करते हैं, ईच ऑफ लेंथ डेल्टा r. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी जो दीवार के साथ खड़ी होने वाली सीढ़ी होती है बराबर टुकड़ों में डिवाइड हुई होती है, इस तरह इनको भी बराबर टुकड़ों में डिवाइड किया है. मतलब ये है कि आपका A से R1 तक फासला डेल्टा आर, R1 से R2 तक डेल्टा आर, R1 से R3 तक डेल्टा आर, ये सारे का सारा जो है n पैचेस में डिवाइड है. और इसी तरह ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. तो E जो होगा 1/r स्क्वायर होगा, E1 जो होगा 1/r1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. अब इशू क्या है, सपोज वी मूव इट फ्रॉम पॉइंट A टू R1. पहली दफा हम क्या करते हैं, हम इसको मूव कराते हैं A टू R1. A टू R1 मूव कराने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमने यहां से यहां तक मूव कराया. तो हमारे पास एक फार्मूला है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिक मीन एवरेज जो होता है वो इस तरह से लिखते हैं 1/r स्क्वायर 1/r इंटू r. और अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में लेट R1 बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, RA बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A का अगर फासला RA हो और 1 का फासला R1 हो, तो आपने क्या करना है, इस वक्त आपका जो R स्क्वायर होगा 1/r1 और RA के इक्वल होगा. इसी तरह जो इन दो पॉइंट के बीच में मैंने कहा था कि दो पॉइंट के बीच में फासला डेल्टा आर होना चाहिए, तो आपका जो डेल्टा आर होगा वो RA माइनस R1 के इक्वल आ जाएगा. RA माइनस R1 के इक्वल आ रहा है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है डेल्टा आर की जो यहाँ चाहिए थी, और ये E की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास R स्क्वायर आ गया है. अब सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दें. पहला पॉइंट से निकालें वर्क फ्रॉम R1 RA टू R1. RA टू R1 का मतलब जब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो RA टू R1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्यों आया, इसलिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आपके पास ये वाला Q है, एक इसकी वजह से आया है. तो ये आपके पास R1R और ये डेल्टा आर की वैल्यू है. अगर समझ ना आ रही हो तो मैं इसको बता देता हूँ. ये डेल्टा आर की वैल्यू है और ये जो सारी वैल्यू आपको नजर आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको इसके नीचे भी लिखें, इसके नीचे भी लिखें. जी मैंने RA को काट दिया है यहाँ से और दूसरा R1 को काट दिया है. तो फाइनली आपके पास WRA टू R1 जो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 माइनस 1/RA आ जाएगी. 1/R1 अब नोट करने वाली बात है, A से 1 तक मूव करा रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ A आ रहा है. अगर मैं 1 से 2 तक कहूंगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा. अगर मैं इसको यूं करूं कि 2 से 3 तक कहूंगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा. और अगर मैं इसको N से B तक का मतलब आपने यहाँ तक लाया है, Rn सपोज कोई यहाँ पॉइंट है, तो फिर आपका ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/RA Rn माइनस 1/RB. ये सारे के सारे वर्क आपके A और B के बीच में वर्क जितने भी वर्क की वैल्यू थी वो कैलकुलेट हो गई. अब आपका नेक्स्ट काम है यू हैव टू ऐड ऑल दीज क्वांटिटीज. तो आपने टोटल वर्क जैसे फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था सम ऑफ इंडिविजुअल है, पहला दूसरा तीसरा सारों को सम कर लेना है. मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है जो नजर आ रहे थे वही किया. इन सारों में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q ये सारा काम कांस्टेंट था, तो मैंने क्या कर दिया वो कॉमन ले लिया. बाकी इसमें से जब आप करेंगे काटेंगे तो ये फॉर्म बचेगी. इधर से सिर्फ R1 ने बचना है, इधर से सिर्फ RB ने बचना है. ये फॉर्म आ जाएगी Q माइनस 1/RA प्लस 1/RB. अब आपने क्या करना है, इसमें WAB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/RB पहले लिख दिया और 1/RA जो है वो बाद में लिख दिया.
अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, सपोज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है मैंने पहले भी बताया था, अमाउंट एब्सोल्यूट वैल्यू जब की जाती है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट को इनफाइनाइट से लाने के लिए, पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क लिया जाता है, तो आपने क्या करना है, ये जो दूर वाला पॉइंट है इसको इन्फिनिटी आर ए को इन्फिनिटी सपोज करना है। इन्फिनिटी सपोज करने के बाद 1/r जो होगा 1/infinity ये 0 हो जाएगा। आपने ये 1/infinity इसमें पुट किया तो ये भी 0 हो गया। अब आपके पास ये w की वैल्यू आ गई 1/4πε0 q 1/rb, और इसी को u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, वर्क भी रखें, नो इशू। उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज q है और ये मैंने वर्क की वैल्यू लगाई है, इसमें से q कट गया तो v आ गया 1/4πε0 q/r, कैपिटल q/r, जो कि इस पॉइंट की वजह से है। और आखिरी बात याद रखनी है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस k q/r यानी 1/4πε0 q/r लिखा जाता है, और नेगेटिव के लिए माइनस k q/r लिखा जाता है। एक ही रिव्यू दूंगा, दूंगा। सपोज आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट चार्ज q, उसके बाद वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट a, और उसके बाद क्या करना है, मूव द चार्ज फ्रॉम a टू b, इसको मूव कराना है और डिवाइड द पाथ इनटू n पैचेस, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और आपने वर्क निकालना है। वर्क का फार्मूला ये होना चाहिए आपके पास -QE डेल्टा r cos 180, और cos 180 की वजह से ये एक बात यहाँ कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, डिवीजन है तो इस वजह से यहाँ पर कि इसकी इक्वेशन की शेप ये आ जाएगी +QE डेल्टा। अब आपको E निकालना है, डेल्टा R निकालना है। E की वैल्यू यहाँ पहले हो चुकी है, इसमें आपको R² निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेना है, और डेल्टा R R2 RA माइनस R1 है, तो आपने WRA to R1 निकाला, ये RA ये R1 अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा इसको आप सिंप्लीफाई करें, आपके पास RA R1 यहाँ R1 यहाँ RA यहाँ R2 होगा, यहाँ 3, तो यहाँ आपके पास उसी तरह से पहले वाले यहाँ आपके पास दूर वाला पॉइंट आएगा, यहाँ करीब वाला पॉइंट आएगा, जैसे ये है R2 माइनस R1, इस तरह R3 माइनस 1/R1, इन सारों को ऐड किया है 1/4πε0 q कॉमन लेने के बाद। ये स्टेप मैंने यहाँ जगह कॉमन होने की वजह से स्किप किया है, अगर आप चाहें इन सारों को देखें, ये भी सारे कॉमन लेंगे, तो सवाए इन दो चीज़ों के बाकी हर चीज़ ने कट जाना है, हर वैल्यू कट जाएगी तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। उसके बाद पोटेंशियल इनफाइनाइट पॉइंट पे निकाला जाता है, तो इन्फिनिटी पुट किया और आखिर पे आपके पास u की वैल्यू आ गई, और u को जब चार्ज पे डिवाइड किया जाता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल आता है। लास्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव इसके साथ लिखा जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो काइंडली मैंने पूरा इसीलिए लिखा है कि आप इसको पास करके पूरे के पूरी की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ये सारी डेरिवेशन है, तो ये प्रैक्टिस आपको ठीक बनाएगी। तो मज़ीद इंशाअल्लाह पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन इस पे जाने से पहले 2-3 बातें और जो हमें यहाँ पे याद रखने वाली हैं, वो क्या है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential lines, such a surface at which all the points have same potential, जिनका पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। जैसा कि इस सरफेस के अंदर +Q चार्ज अगर सेंटर पे रखेंगे, हमें पता है कि +Q चार्ज के लिए सारी की सारी लाइनें जो होती हैं ये डायरेक्टेड आउटवर्ड होती हैं। तो आप इनमें से कोई भी सरफेस ले लें, मसलन मैं ये ले लेता हूँ, ये जो आपको नज़र आ रही है, तो इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। इसी तरह अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज के केस में भी चार्जेस की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्टेड इनवर्ड होगी,
और उसके गिर्द जितनी भी लाइंस आएंगी उस पर एक ख़ास सरफेस नज़र आएगी आपको। ये जो सरफेसेस हैं ये खुद अपने हिसाब से इको पोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। जिन ये इनर सर्कल है या स्फेयर बना लें 3D में अगर, और ये बना लें, तो ये सारी की सारी क्या हैं, इको पोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। Another thing is equipotential lines. Equipotential lines, such lines at which potential is same. Electric potential is equal. Electric potential is same for all points. वो सर लाइन जिस पर पोटेंशियल सेम होता है, जैसे ये दो सरफेसेज इक्वल पोटेंशियल सरफेसेज हैं, अगर एक जैसा साइज हो, तो इसी तरह ये जो दो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली और दूसरी ये वाली, अगर इनका गैप बराबर लिया जाए और ये फासला बराबर लिया जाए तो ये आपकी इको पोटेंशियल लाइंस कहलाएंगी। इको पोटेंशियल लाइंस ये तो थे जब चार्जेस दूर दूर पड़े हों, बट व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब इन दो चार्जेस को आप कांटेक्ट में लाएंगे, आपको पता है इन दो के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो इस वजह से ये देखें, ये पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव का अंदर की तरफ, तो आपकी जो पहली अट्रैक्शन की लाइंस हैं, ये अट्रैक्शन की लाइन है इनकी, जो मैंने रेड बनाई थी, अब मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, शायद वो आपको क्लियर नज़र ना आ रही हूँ, ये लाइंस हैं। और इसी तरह ये सरफेसेस जो हैं, ये दो सरफेसेस जिसमें पोटेंशियल जहाँ जहाँ भी सेम होगा। लेकिन अगर आप देखें, गौर से देखें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसके लिए ये दो लाइनें और इसके लिए ये दो लाइनें, इन दो लाइंस को हम इको पोटेंशियल लाइंस कहते हैं, क्योंकि जितना पोटेंशियल इसके फासले पर इन दो का होगा, इतना पोटेंशियल इन दो का होगा, यानी ये लाइंस इको पोटेंशियल लाइंस कहलाती हैं। तो किसी भी स्फेयर के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इको पोटेंशियल लाइंस भी मौजूद होती हैं, इको पोटेंशियल सरफेसेस भी मौजूद होती हैं पॉइंट चार्ज के केसेस में, और उसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बट द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। किसी भी डिस्टेंस के लिहाज से जब आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो उसको ग्रेडियंट कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसको पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको प्रूव करने के लिए दिया जाता है, या अक्सर यूं क्वेश्चन दिया होता है कि प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल्टा R या डेल V ओवर D। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो पहले हमने बनाई थी, ये मेरे पास चार्ज है, प्लस Q चार्ज पड़ा है, और मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ, और टेस्ट चार्ज को मैं इस तरफ मूव कराता हूँ। जब मैं मूव कराऊंगा तो मैं टेस्ट चार्ज पे कुछ वर्क करूँगा, W जो होगा मेरे पास F डॉट डेल्टा R होगा, अगर मैं इसको डेल्टा R फासले तक मूव कराऊँ, और ये होगा F जो है QE होता है, और डेल्टा R जो होगा आपके पास यहाँ पर उसकी जो वैल्यू होगी, डेल्टा R की वैल्यू जनाबे वाली, वो आपके पास आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे जो आएगी डेल्टा R कास के साथ 180 के साथ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, तो W इज इक्वल टू माइनस QE डेल्टा R आ जाएगा। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ काज 180 है, यहाँ नहीं है, फिर आपका ये फॉर्म बन जाएगी। एक ये फार्मूला है, एक और फार्मूला आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W ओवर Q, W इज इक्वल टू QV, और अगर डेल W हो तो आपके पास Q डेल्टा V होता है। तो बेटा इसमें आपका नेक्स्ट करना क्या है, आपने दोनों वर्क की जो इक्वेशन है, एक है आपके पास माइनस QE डेल्टा R, एक है आपके पास Q डेल्टा
वी। इन दोनों को कंपेयर किया है तो क्यू क्यू कट जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसको पढ़ा जाता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी से अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट्स भी होते हैं, जैसा इसका वोल्ट है, इसका मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे यूनिट जो हैं वो वोल्ट पर मीटर भी लिखे जाते हैं। फिर से एक दफ़ा ग्रेडियंट वाली इक्वेशन देख लें कि सपोज यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लेके आ रहे हैं। जब आप लेके आ रहे हैं तो आपका जो वर्क होगा एफ डॉट डेल्टा आर क्यू ई डेल्टा आर काज 180 माइनस क्यू ई होगा, और इस वक्त पोटेंशियल का जो वर्क होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। इन दोनों इक्वेशन को ये वाली और ये वाली जो है, इन दोनों को कंबाइन आपने कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद ये फॉर्म बनी है, और आपने नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइड कर दिया डेल आर पे। इसको पढ़ा जाता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके यूनिट्स होते हैं आपके पास वोल्ट पर मीटर। एक छोटा सा